नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से सारी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आरबीआई की इस वैकेंसी के बारे में मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा। आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये क्या है, शॉर्ट में मैं बना लेता हूँ कुछ चीज़ें ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए इसमें। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर समझना कि क्या क्या है आखिर, है ना, आपके लिए यहाँ पे। तो थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ मैं। देखिए, आपको ये तो पता है कि ये जो वैकेंसी खुली है ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, है ना। यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी ये दो तरीके से, एक तो जनरल में है और दूसरा जो है वो डीईपीआर और डीएसआईएम में है। इनका क्या मतलब है ये मैं भी बताऊंगा। डीआर का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। अब ये दोनों ही अलग अलग चीजें यहाँ पे, और दोनों के एग्जाम अलग अलग टाइम पे ही होंगे, ठीक है। जैसा कि अगर आपने ये वाला फॉर्म भरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला जनरल का, तो इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है 238। देखिए टोटल पोस्ट कितनी है, 294 है, ठीक है। इसमें से 238 जो है ये जनरल वाला, यानी अगर ये कोई फॉर्म भरेगा तो उसे 238 पोस्ट पर लड़ने का मौका मिलेगा। और अगर वहीं किसी ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में डीईपीआर और डीएसआईएम, इनका एक ही एग्जाम होगा, है ना, ये एक जैसे मतलब दो ही तरीके से बटा है, एक तो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल में और डीईपीआर और डीएसआईएम में। तो अगर कोई ये वाला भरता है तो उसके पास पोस्ट बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि 31 पोस्ट डीईपीआर में है और डीएसआईएम में 25 है। और इनमें से भी आप किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हो, या तो डीईपीआर में या तो डीएसआईएम में। समझ गए? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दो हिस्सों में बटा हुआ है ये पूरा का पूरा। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल, ये अलग हो गया, ठीक है। फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फिर इसमें दो डिपार्टमेंट है, डीईपीआर और डीएसआईएम। अब इसमें भी आप डीईपीआर में या तो अप्लाई कर सकते हो या तो आप अप्लाई कर सकते हो डीएसआईएम में। अगर डीईपीआर में किया तो 31 पोस्ट है और डीएसआईएम में किया तो 25 पोस्ट है, ठीक है। अब एग्जाम की डेट देख लो आप। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो जनरल वाले के लिए, तो आपका जो पहला पेपर है वो होगा 28 मई को, और फिर आपका जो दूसरा फेज है वो जून 25 को होगा। समझ गए? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। ये 3 फेज में होगा। पेपर 1 होगा आपका, फेज 1, फेज 2, पेपर तो हैं बहुत सारे, फेज 1, फेज 2 और फिर इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यू 75 नंबर का रखा गया, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इनको मिला करके आपकी जो है लिस्ट बनेगी, है ना, फाइनल लिस्ट बनेगी। समझ गए? तो याद रखेंगे कि जनरल वाला ये वाला जो पेपर है ये आपका मई में 28 और जून में 25, ठीक है। तो पेपर 1, फेज 1 जो है मई में होगा, फेज 2 जो है जून में होगा। फिर इसमें जब शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो इंटरव्यू होगा। तो ये तो इसकी बात होगी 238 पोस्ट की। अब अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर इसका जो पेपर फेज 1 है वो जुलाई 2 को है और फेज 2 जो है वो अगस्त 6 को है। समझ गए आप सभी? अब इसमें ये भी अंतर है कि अगर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग वो हैं जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन और आपको अप्लाई करना है तो आप कहाँ अप्लाई करो? तब तो आप डीईपीआर और डीएसआईएम के लिए कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो आपको मास्टर डिग्री चाहिए भैया। यानी ये वाला जो है ना, इसके लिए तो पूरा मास्टर डिग्री चाहिए ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल इसके लिए देखोगे तो आप सिर्फ ग्रेजुएशन के दम पे भी अप्लाई कर सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन के दम पे भी अप्लाई कर सकते हो। समझ गए? ऑनलाइन फॉर्म जो है दोस्तों वो स्टार्ट हुआ था 28 मार्च को, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 18 अप्रैल है। तो इससे पहले पहले आपको भर लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर भी अलग अलग रहेंगे, ये ध्यान सुनना है, ठीक है। आपको दोनों पेपरों के लिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर चुनने हैं, ठीक है। जो पहले फेज के लिए आप एग्जाम सेंटर चुनेंगे तो हो सकता है सेकंड फेज के लिए भी आपका एग्जाम सेंटर वही रहे। अब इसमें यह है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मामला है, पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। तो जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी मन का सेंटर मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा। समझ गए? उम्मीद करता हूं अभी तक यहाँ समझ में आ गया। तब थोड़ी सी फीस की बात कर ले। फीस ऐसा है दोस्तों कि ओबीसी जनरल, अब ओबीसी में समझ गए होंगे अब आप, है ना, क्रीमी लेयर हो चाहे नॉन क्रीमी लेयर हो, कुछ नहीं छोड़ा। जनरल में और ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए 850 रुपए की फीस रखी गई है। वहीं एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी इनके लिए 100 रुपए की रखी गई है। और अगर कोई बैंक का स्टाफ है, आरबीआई का स्टाफ है इनका, है ना, तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, उसके लिए बिल्कुल छूट है। तो इस तरह से दोस्तों टोटल जो सीट है वो 294 हो जाती है। मैंने डेट आपको बताई दी बाकी, है ना। एज क्राइटेरिया ऐसा है कि 21 से 30 साल का इसमें जो है, मतलब मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए। समझ गए आप सभी के सभी? ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा ओवरव्यू कि हमें क्या है ना, तो कहाँ ग्रेजुएशन है, कहाँ क्या है। अभी पूरी तरीके से बताऊंगा कि कैसा कैसा फेज डिवाइड किया है पूरे एग्जाम का, ठीक है। चलिए नीचे चलते थोड़ा समझने के लिए। अब देखिए, तो ये पूरी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर देखना आप, ये बात कर रहा है किसकी? जनरल कैटेगरी की, दिख रहा है आपको, है ना। जनरल कैटेगरी नहीं, सॉरी, मतलब ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल, याद है ना, ऑफिसर्स ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल में। तो इसमें आपको दिख रहा है 2 फेज दिख रहे हैं आपको। पहला फेज है जिसमें एक ही पेपर होगा आपका, ठीक है, पहला। और ये याद है ना, इसकी डेट मैंने भी बताई थी आपको, 28 में, ठीक है। और यहाँ पर डॉलर का मतलब क्या है, ये सिंबल का मतलब ये है कि एक ही शिफ्ट, यानी आप कोई भी सिर्फ एक ही शिफ्ट में पेपर देंगे, है ना, एक ही शिफ्ट में आपको जाना है,
ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फेज 1 है इसमें एक ही पेपर है। अब एक ही पेपर है तो पूरे दिन में अलग अलग शिफ्ट बांटी होगी कि भाई सुबह 2 घंटे फिर दोपहर में 2 घंटे, ये तो इसमें आपको सिर्फ एक ही शिफ्ट में अटेंड होना है, वो आपको कॉल लेटर में आपका शिफ्ट मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि आप एक शिफ्ट में गए दूसरे में भी कर लिया, ऐसा मत करना, नहीं तो कैंडिडेट टीचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें क्वालिफाई हो जाओगे तब आपको फेज 2 इसके लिए भी आना है, और ये होगा भैया इसमें क्वालिफाई होने के बाद तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, और ये आपको ईमेल पे ही मिलेगा या तो एसएमएस करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, रेगुलर साइट्स आपको विजिट करते रहना पड़ेगा इनके अपडेट के लिए। तो अब आप चिंता मत करो, ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप मेरा जो बेल आइकन है, देखो सब्सक्राइब वगैरह मैं नहीं बोलता हूँ, बेल आइकन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये आपकी काम की चीज़ है। ठीक है, बेल आइकन से क्या होता है, हमें नोटिफाई मिल जाता है, नोटिफाई हो जाओगे आप कि मैंने कोई वीडियो बनाया है आरबीआई से जुड़ा हुआ, कोई अपडेट, कोई रोल नंबर, कुछ एडमिट कार्ड कुछ भी जारी किया है, तो वो मैं आपको यहाँ पे तुरंत बताता हूँ। समझ गए? तो इसके लिए आपको बेल आइकन और सब्सक्राइब दोनों करके रखना, ठीक है, ताकि चीजें आप तक पहुंच जाए। और ये इसीलिए दी गई सुविधा है दोस्तों, जहां जो चैनल आपको पसंद आता है उसको ही आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन, ताकि उसी की चीजें हमें मिलते रहे। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज जमती है, क्योंकि आपके लिए मैं दिन भर यहाँ पे साइड से बैठा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो इसी के लिए देता हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रेड, अभी जनरल की बात कर रहा हूँ, याद है ना 238 सीट जिसमें है। ठीक है, और इसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन ही होना चाहिए, या फिर आप पीजी भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन आपके पास अगर सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आप सिर्फ इसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। डीईपीआर डीएसआईएम के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 28 मई को आपका एक पेपर होगा, 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट जो भी हो, आपको एक ही शिफ्ट में बैठना है। इसमें क्वालिफाई होगा तो फेज 2 होगा। फेज 2 में दोस्तों आप देख सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 3 पेपर अलग अलग होंगे, इन सब के एडमिट कार्ड अलग अलग होंगे। इसके लिए जो सेंटर होगा उसको आपको अलग से, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे तो आपको सेंटर चुनने के लिए बोला जाएगा कि फेज 1 के लिए आप कौन सा सेंटर चाहते हैं, फेज 2 के लिए आप कौन सा सेंटर चाहते हैं। तो आप अलग अलग भी भर सकते हैं, और आप चाहे तो एक जैसा भी भर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप जल्दी जल्दी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि तभी जो, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मामला है, पहले आओ पहले पाओ वाला। समझ गए? पेपर 1 के लिए अलग एडमिट कार्ड होगा, पेपर 2 के लिए अलग होगा, पेपर 3 के लिए अलग होगा। समझ गए? इनके लिए, और ये तीनों मिलाकर के फेज 2 कहलाते हैं, और पेपर फेज 1 में सिर्फ पेपर 1 होगा। समझ गए? और ये होगा जून 25 को। अच्छा, अब यहाँ देखो डॉलर यहाँ लगा था, इसका मतलब एक ही शिफ्ट में आना था आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हैशटैग का मतलब ये है कि आपको पेपर 1 भी देना है, 2 भी देना है, 3 भी देना है। जिनका फेज 1 निकल जाएगा, जब वो फेज 2 में आएंगे तो फेज 2 के तीनों पेपर उन्हें देना है। हैशटैग का यही मतलब है कि ऑल आपको देने हैं। ठीक है, एक ही दिन में हो जाएंगे पेपर, चिंता मत करिए। पेपर 1 पेपर 2 पेपर, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन होंगे, ये एक ही दिन का काम है पूरा का पूरा। तो एक ही दिन का है तो तीनों में आपको बैठना है, और इसमें फेज 1 में एक ही पेपर है तो ये अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, लेकिन आपको एक ही शिफ्ट में बैठना है। ठीक है, और इसमें तीनों के तीनों देने हैं। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। तो ये जनरल के लिए था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों की ग्रेड बी, डीईपीआर और डीएसआईएम। ठीक है, अब डीईपीआर क्या है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये रहा फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, है ना। और किसी को डीएसआईएम जानना है तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये इनके फुल फॉर्म हो गए। और इसमें साफ साफ देखो 3 स्टार का मतलब क्या मैं बता देता हूँ। 3 स्टार का मतलब है आइदर। आइदर मतलब या तो आप इसके लिए डीईपीआर के लिए भरेंगे, या तो आप भरेंगे डीएसआईएम के लिए, आप दोनों नहीं भर सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इसका सिस्टम क्या है मैंने बताया था ना, इसके लिए मास्टर्स की डिग्री चाहिए। ठीक है, और वो तो आपने ऊपर वाले देख लिया। अब देखिए इसमें फेज 1 में इसमें भी एक ही पेपर होगा, और ये जुलाई में होगा। याद है ना, उसमें मई जून चल रहा था ऊपर वाले में। ठीक है, उसमें मई जून चल रहा था, अब यहाँ पे जुलाई और अगस्त चलेगा। ठीक है, तो 2 जुलाई को आपका जो है पेपर 1 होगा, इसको क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपको फेज 2 में पहुंचाएंगे। इसमें दोस्तों पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है, ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन ही ध्यान देंगे इसका। ये 6 अगस्त को होगा। ठीक है, और वही जैसे कि मैंने बताया अलग अलग चीजें आएंगी आपके पास सामने, है ना। चलिए, ये हो गया भैया। और ये तो देखो, ये तो इन्होंने बता के रखा कि मोबाइल फोन वगैरह बैन है, तो बस ये लेकर के मत जाना कहीं पर भी, और कुछ इसमें खास नहीं है। कोई बदलाव होगा तो वेबसाइट पे आएगा, और वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। अब हैंडीकैप लोगों के लिए जो है क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे जरा। ए का मतलब ये होता है, देखिए ये सीट्स का जो बंटवारा वो है ना। अब मैंने अभी आपको क्या किया, टोटल बताया था कि जो जनरल वाला है ना, उसमें 238 है, और डीईपीआर में याद है ना मैंने बताया था 31 है, और डीएसआईएम में जो है वो 25 है। ये मैंने ओवरऑल बताया। अब जो कैटेगरी वाइज आप देख लो यहाँ पर, ठीक है, आप कैटेगरी वाइज जब देखोगे तो आपको दिखेगा कि जनरल यूआर के लिए इस वाले में, पहले वाले में, ठीक है, इसमें 109 पोस्ट है, और उसी में एसटी के लिए 32 है, और एसटी के लिए 15 है, और ओबीसी बैकवर्ड क्लास, इसका मतलब समझते हो नॉन क्रीमी लेयर है ना। ये जो डॉलर लगा है ना, इसका मतलब ये है कि क्रीमी लेयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो है, ये जो सीटें हैं ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए होती है। अब नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है बताता हूँ। देखो ओबीसी 2 हिस्सों में बटा है दोस्तों, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर ऐसा ओबीसी का परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, उस तरह के ओबीसी के परिवार को हम नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। तो जो आरक्षण मिलता है ना ओबीसी, जहाँ पे भी लिखा होता है वो नॉन क्रीमी लेयर के लिए ही होता है, क्रीमी लेयर के लिए नहीं होता, क्योंकि इनकी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा होती है। तो इनको कहाँ भरा जाता है भैया, इनको
ट्रीट किया जाता है एज ए जनरल कैटेगरी, मतलब ये जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होते हैं ना। यानी याद रखेंगे ओबीसी के जो भी आरक्षण है, जो भी 27% आरक्षण मिलता है ओबीसी को, वो कहाँ है, वो किसके लिए, सीएल के लिए नहीं, क्रीमिलियर के लिए नहीं, नॉन क्रीमिलियर के लिए होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे डॉलर का यही मतलब है कि ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर, ठीक है, तो ये 59 उनके लिए। अब ईडब्ल्यूएस एट द रेट, ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कुछ नहीं होते, जनरल कैटेगरी वाले होते हैं। जनरल कैटेगरी का ऐसा परिवार जिसकी सालाना आय जो होती है वो 8 लाख से कम होती है, बिल्कुल नॉन क्रीमिलियर की तरह, तो उनको हमने ईडब्ल्यूएस कह दिया है। तो एट द रेट वही है। अब एट द रेट का मतलब ये कि ईडब्ल्यूएस हम उसी को मानेंगे जो हमें इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट शो करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। भाई देखो, हम कैसे मान लेंगे कि आप नॉन क्रीमिलियर में आते हो, तो आपको पहले हमें प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, समझ गया ना। तो वो प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा, जब आप जाएंगे ना वहां पे, तब आपको दिखाना पड़ेगा, इंटरव्यू में भी दिखाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हो तो उसके लिए भी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, पूरी जांच पड़ताल होगी ना भैया कि बंदे के पास 1000 स्क्वायर फीट में कोई बंगला नहीं है, 100 स्क्वायर फीट किसी म्यूनिसिपैलिटी में घर नहीं लिया है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है 1000 स्क्वायर फीट की, पूरा आपको बैकग्राउंड देखेंगे तभी सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सर्टिफिकेट ही मान्य करेगा कि आप ईडब्ल्यूएस हो या जनरल में, या फिर आप नॉन क्रीमिलियर हो ओबीसी में, तभी आप इन आरक्षण का फायदा उठा पाएंगे। तो मतलब सर्टिफिकेट तो लगेगा भाई, अगर ये भी तो आरक्षण ही है एससी, तो इसका भी सर्टिफिकेट लगता है, आपको पता है एससी का भी ये भी आरक्षण है, तो सर्टिफिकेट जहां पर भी आप आरक्षण लेते हैं वहां पर सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो होगी दोस्तों पहली वाली चीज जिसके लिए हमें मालूम था कि ग्रेजुएशन ही सिर्फ चाहिए था, ठीक है। अच्छा, एज वाइज छूट जो है ना वो मिलती है, मैं पहले बताता हूँ। देखो, एससी और एसटी को तो आपको पता है कि 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर को आपको मालूम है 3 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है ना। अब यहीं पर अगर मान लो कोई बंदा फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप, अब फिजिकल हैंडीकैप अगर जनरल कैटेगरी का है तो 10 साल की छूट मिल जाएगी। अगर फिजिकल हैंडीकैप ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर का है तो 13 साल की छूट मिल जाएगी। अगर फिजिकल हैंडीकैप जो है वो एससी और एसटी का है तो उसे 15 साल की छूट मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर कोई बंदा एक्स सर्विसमैन है, मतलब कहीं पर पहले किसी जगह काम करता, एक्स सर्विसमैन उसे कहते हैं कि जब कम से कम उसने मिलिट्री सर्विस दी हो, या मिलिट्री सर्विस या कहीं पे भी आपने सर्विस की हो, कम से कम 5 साल आपने सर्विस दी हो, तो उसे हम, और आपने फिर छोड़ा हो, तो उसे हम एक्स सर्विसमैन मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई एक्स सर्विसमैन की कोटे से भरना चाहता है तो उसे 5 साल की एज में उसकी छूट मिल जाती है, समझ गए। एज में छूट बहुत तरीके से मिलती है दोस्तों। मान लो कोई बंदा एक्सपीरियंस है, मतलब एक्सपीरियंस मतलब कहीं पर बैंकर है, पीएसयू में, कहीं पर भी कुछ भी तरीके से, तो उसके एक्सपीरियंस के बराबर उसकी एज को छूट मिलेगी। मान लो किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में, है ना, शेड्यूल्ड बैंक में, कमर्शियल बैंक में, फाइनेंशियल बैंक्स में, है ना, या इंश्योरेंस बैंक में, कहीं पर भी उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ये 5 साल की उसकी छूट हो गई, समझ गए। तो एक्सपीरियंस के दम पर भी छूट मिल रही है, लेकिन एक्सपीरियंस वालों को किसी भी हालत में 33 साल से ऊपर की छूट नहीं मिलती है ना, मतलब 33 साल की ऊपर छूट नहीं मिलेगी। अब भाई एक्सपीरियंस तो कितना भी हो सकता है, समझ गए दोस्तों। चलिए, तो मतलब ये सभी के लिए इसमें सारी चीजें बताई गई है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नीचे के दो मैंने आपको बता दिए थे, है ना, कि इनके लिए भैया कम से कम मास्टर डिग्री तो चाहिए चाहिए, है ना, तो ये है। अब इनमें कितनी कितनी पोस्ट है, इनमें वैसे ही दिख रहा है आपको 31 और 25 है, और आप इनमें से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भाई 11 है और जनरल में, और 7 है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना 4, इसके लिए ये था बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग वैकेंसी मतलब जो पिछली बार नहीं भरी गई होंगी तो उनको यहाँ पे अब लाए गए हैं। तो 7 आपको टोटल दिख रही है, 7 में से 4 जो है बैकलॉग है, 3 ही नई पोस्ट है इस साल की। ये इसका मतलब, जहां जहां ब्रैकेट दिख रहा है इसका मतलब बैकलॉग है, ठीक है, मतलब पुरानी वैकेंसी जिनको भरा गया है, समझ गए दोस्तों। तो ये तो खैर हो गई ये वाली बात। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ कि ये जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं इनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। अब ए बी सी डी यहाँ पर बताया गया कि ए का मतलब है कि जो ब्लाइंडनेस और लो विजन वाले हैं। अच्छा, जो ब्लाइंड है या लो विजन है ना, जो देख नहीं सकते, तो मैं बता दूं जितने फिजिकल हैंडीकैप है इन्हें 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है ना, हर घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है इनको, ये इनके होता है, ठीक है। अब इनके लिए एक और चीज होती है कि ये स्क्राइब बुला सकते हैं। अब स्क्राइब आपको मालूम है ना, हेल्पर होता है भैया फिजिकल हैंडीकैप का। तो आपको जो हेल्पर है ना दोस्तों, वो आपको खुद को लाना है, यहाँ पर आपको बैंक नहीं देगी, ये आपके खुद के स्क्राइब रहेंगे, ठीक है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्राइब जो है वो आपसे कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपसे ग्रेजुएशन से, आप उसकी ग्रेजुएशन कम होनी चाहिए, ठीक है, और वो खुद से कोई आंसर ना करते पकड़ा जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप दोनों की और इससे पहले आपकी अंडरटेकिंग ली जाएगी, एक पेपर पर रिटर्न लिखवाया जाएगा कि भैया मैं स्क्राइब ला रहा हूँ, है ना, और ये मेरे से कम पढ़ा लिखा है, वो सारी चीजें होती हैं वहां पर, ठीक है, और ये अपने मन से आंसर नहीं कर रहा है ये भी दिखाना पड़ता है। तो ब्लाइंडनेस और लो विजन वाले हैं, है ना, तो इनके लिए 5 पोस्ट है, ठीक है। और डीफ एंड डम्ब और हियरिंग में प्रॉब्लम, ये बी कैटेगरी, तो इनके लिए 7 पोस्ट टोटल है, ठीक है। और इस तरह से जब आप सी में देखोगे तो सी मेरे ख्याल से एसिड अटैक विक्टिम, डॉफिज्म, ये सब होगा, ठीक है। और एच, ये 4 का मतलब होता है मल्टीपल, जिनके पास ये तीनों मिला करके है वो 4, तो उनके लिए 4 है,
ठीक है। तो इन सब के सर्टिफिकेट लेंगे। अगर आपको हियरिंग लॉस है या लो विजन है तो इनके सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट लगता है। मैंने कहा ना, जो भी आरक्षण का फायदा उठाओगे तो उसका सर्टिफिकेट तो लगेगा। और ये भी बता दूं मैं आपको, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होते हैं, इनका एक ये होता है, हाँ, ये उसी को नौकरी देते हैं जिनके पास मिनिमम जो अपंगता है वो 40% है, यानी मिनिमम ऑफ 40% ये होने चाहिए। अगर आप 39% हो, डॉक्टर ने घोषित कर दिया आपके सर्टिफिकेट में कि 39% डिसेबिलिटी है इस बंदे में, तो अब आप नौकरी के लायक नहीं, इस आरक्षण का फायदा नहीं उठा सकते। आपके पास मतलब समझ रहे हैं, अपंगता इतनी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए, और 40% से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। अब 40 से ऊपर कितनी भी चलिए, 40 से नीचे नहीं होनी चाहिए, तभी इस रिजर्वेशन का फायदा आप उठा सकते हैं। तो और ये सब कुछ हमें मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया, आपको एक सर्टिफिकेट होगा, वो आपको शो करना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और अब ये देखिए, अब मान लीजिए कि SC ST और इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, EWS OBC और इनके लिए, ठीक है। मतलब कहीं अगर कोई वैकेंसी नहीं है, कोई जगह खाली, मतलब उसमें वैकेंसी पोस्ट है ही नहीं इनके लिए, तो क्या ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे? मान लो कोई पोस्ट ऐसा है जिसके लिए इनके पास वैकेंसी नहीं है, तो ये भर सकते हैं, लेकिन और कहाँ भर सकते हैं? जनरल कैटेगरी की जगह भर सकते हैं। बस फर्क ये होगा, तब इन्हें एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, है ना। जैसे एज में छूट मिल जाती थी ना, 5 साल, ये सब सब कुछ, तो वो सारी छूटें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जो मार्क्स में छूट नहीं मिल जाती ग्रेजुएशन में, वो भी छूट खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर वो छूट नहीं मिलेंगी, तो फिर क्या छूट? हाँ, बस आपको फीस नहीं देना पड़ेगा, ये जरूर रहेगा। फीस तो आपको तब भी नहीं देना है, फीस आपको अब जब आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तब भी नहीं देना है, ठीक है। लेकिन आपको एज में छूट मिलती थी, जो मार्क्स में छूट मिलती थी, वो नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आपको हम जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट करेंगे, ये इनका कहने का मतलब है। चलिए, समझ गए आप सभी के सभी। और यहाँ पर ये सब लिखा है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या चाहिए, और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ये है कि भैया बेंडिंग, कम्युनिकेशन, हियरिंग, है ना, नी, और ये सब आप कर पाते हो, है ना। और बहुत सारी बातें, ठीक है। तो ये तो खैर हम इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप समझ गए ना। जो मैंने आपको कहा, ऊपर जो लिखा है सिर्फ उतना ही खाली है। OA मतलब 1 लाख, वह नाम होता है, ये सारे उसमें दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज और है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसेबिलिटी का, वो बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और कुछ खास नहीं इसमें दोस्तों, है ना। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। अब कुछ मैंने यहाँ पर जो मैंने मार्क किए हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो कैंडिडेट है उसको खुद का अपना स्क्राइब लेकर के आना पड़ेगा, जो उसके लिए काम करेगा। और ये मैंने बता दिया कि हर घंटे में आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, है ना। चाहे ये मिलेंगे दोस्तों। आप ये मत सोचना कि आप स्क्राइब लेकर के आए तो सर तब नहीं मिलेगा, क्या? नहीं, तब भी मिलेगा। और आप स्क्राइब लेकर के आओ चाहे नहीं लेकर के आओ, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप में आते हो 40% मिनिमम हैंडीकैप के साथ, तो आपको 20 मिनट तो मिलेगा मिलेगा, चाहे आपके साथ स्क्राइब हो चाहे आपके साथ स्क्राइब ना हो, ठीक है। चलो, और अब सीधे यहाँ आ जाते हैं। भाई देखो, सर्विस कंडीशन। अब यहाँ पे अगर आपको किसी को जानना है कि भाई कितनी पेमेंट मिलेगी, तो देखो ट्रेनिंग के दौरान जो बेसिक पे है आपकी वो इतनी है, ठीक है। अब इन द पे स्केल ऑफ इतने से इतना, है ना, इतने से इतना 16 ईयर्स अप टू चलता रहता है ये मामला, टू ऑफिसर्स। और ये फालतू बात है, खैर इसमें ज्यादा नहीं जाना आपको, सैलरी तो बात की बात है, भाई नौकरी लगना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो जो अभी मंथली ग्रॉस मिलता है वो 1 लाख के आसपास मिलता है। भाई ऑफिसर हो आप, ग्रेड B के, समझ गए, तो इतना तो ये मिलता ही है। और 15% आपको बेसिक पे का जो है हाउस अलाउंस मिलता है, HRA भी चलता है आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिए, इस वैकेंसी में ये भी है कि भाई किसी के पास अगर हाई एकेडमी है ना, मतलब जब बहुत पढ़ाई, किसी ने PhD करके रखी है, ठीक है। भाई मास्टर डिग्री के लिए मान लो DEPR और DSIM के लिए आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन आपके पास PhD आपने ये बताया बाद में, तो इसको कंसिडर करेंगे और आपके सैलरी में इसका जो है आपको देखने को मिलेगा बढ़ोतरी। सैलरी में इससे बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कुछ भी देखिए, हाँ, अब याद रखिए आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो प्रोबेशन वो 2 साल का तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। और प्रोबेशन पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, वो 4 साल के लिए बढ़ा देंगे आपको, यानी ट्रेनिंग पीरियड आप समझ जाए, एक तरह से 2 साल का है, लेकिन अगर लगा कि कुछ दिक्कत है, नहीं सीख पा रहे हो, तो 4 साल तक हो सकती है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना। और आपको कहीं पर भी किसी इंडिया किसी भी कोने में आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एलिजिबिलिटी भी देखो, इंडियन होना चाहिए, फिर ये नेपाल भूटान के लोग भी चल जाते हैं, पाकिस्तान से माइग्रेटेड लोग भी चल जाते हैं, लेकिन एक ही शर्त पे कि वो ये इंटेंशन शो करें कि वो परमानेंटली ही सेट होने आए हैं यहाँ पर, अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर आप देख सकते हो कि अफ्रीकन कंट्रीज, जाम्बिया, मालवीया, जायरे, इथियोपिया, इनके भी लोग यहाँ पर आके रह सकते हैं, लेकिन इनको जो है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है, जो भारत सरकार देगी, वो शो करना पड़ेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी की मतलब हमेशा ही रहने वाला है ये बंदा, ठीक है। अच्छा, अब एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है कि भैया 21 साल मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है 30 साल, और छूट जो है वो SC ST को मिलती है 5 साल की तो मिली है, और OBC के नॉन क्रिमिलियर को 3 साल की, और एक्स सर्विसमैन को 5 साल की, ठीक है। और अगर बैंक में कोई इंप्लॉय है तो उसे भी 5 साल की ही मिलेगी, पहले से अगर RBI में कोई काम कर रहा है तो, ठीक है दोस्तों। और ये भी मैंने बता दिया था आपको कि जो ये देखिए, ये मैंने सारा कुछ ना यहाँ पे लिख दिया है, मैंने बहुत आपके लिए पहले ही पढ़ लिया, बहुत मेहनत कर देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच जाए, इतनी सारी चीज़ आपको पढ़ना नहीं पड़े, और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी
आ जाए, समझ गए। तो अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी या जनरल या ईडब्ल्यूएस है तो 10 साल की छूट मिल जाएगी, है ना, ईयर में, मतलब फिजिकली हैंडीकैप को। अगर फिजिकल हैंडीकैप एससी एसटी का तो 15 साल की मिल जाएगी। फिजिकल हैंडीकैप अगर ओबीसी का है तो भैया उसको 13 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब ये भी देखो जरा, अगर किसी ने एमफिल और पीएचडी करके रखा है, तो मैंने बोला था ना आपको, तो इनके लिए जो एज लिमिट है वो 32 और 34 है। अगर किसी ने एमफिल किया हुआ है ना, तो इकोनॉमी वगैरह इनसे, तो उसको 32 साल तक उसकी एज रखी गई है। वैसे कितनी है, 30 तक है मालूम है, लेकिन अगर एमफिल है तो 32 साल तक एज लिमिट हो जाएगी इसकी, और अगर पीएचडी है तो 34 साल तक हो जाएगी। और एक्सपीरियंस के मामले में भैया एज की छूट कैसे है, जितना एक्सपीरियंस उतनी एज की छूट मिलेगी, लेकिन 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझिए दोस्तों। चलो, तो ये तो खैर कुछ बातें हो गई, ये सब यही है, ये सब लिखा हुआ है इसमें ना, तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। ठीक है, अब ये कुछ नहीं दोस्तों, ये तो खैर जानकारी है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किसे कहा जाता है। ये वो कमर्शियल बैंक होते हैं जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में, है ना, शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होते हैं। अब दो तरह के होते हैं भाई, इनको देख लो, मतलब कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं, सेकंड शेड्यूल में आता है। और सेकंड शेड्यूल में दो तरह के बैंक, एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी और एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल, AIFI कहते हैं इनको, और इनको PSIC कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं ना टोटल दोस्तों, इसमें 7 होते हैं बैंक, और इसमें AIFI जो है टोटल 4 है। ठीक है, तो ये 7 है और ये 4 है, ये ध्यान रखना। तो जैसे आप नाबार्ड, सिडबी, NHB, एक्सिम बैंक सुनते हो ना, ये सारे के सारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। और 7 हो गए आपके कौन से, ये आपके जो दिख रहे होंगे, ये लाइफ इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, ये सब इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की टोटल 7 कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, शेड्यूल्ड है आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत। तो ये याद रखना कि कितने हैं, 7 और ये 4। ये तो आपको वैसे ही पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि मटेरियल क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या पेपर में आएगा, सब कुछ अपन बात करेंगे, और कहाँ कहाँ से, ये सब इनने यहाँ नोटिफिकेशन में पूरा लिख करके भेज दिया है। ठीक है, तो आपको मैं सब कुछ बताने वाला। अब यहाँ पर देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 60% मार्क्स जो है वो चाहिए। अगर आप ये याद है ना, पहली वाली वैकेंसी ये 238 जिसमें पोस्ट खाली है भी है, ठीक है, आपने देख लिया होगा, जिसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। तो अब देखो, ग्रेजुएशन या तो ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर लिया तो 60% होना चाहिए, और वहीं SC ST को इसमें छूट मिल जाती है भैया, अपने उस कैटेगरी से अगर वो भरेंगे 50% उनके बाद डिग्री होनी चाहिए तो चल जाएगा। लेकिन जनरल वालों के लिए, OBC EWS के लिए 60% की चलता है, समझ गए। और अगर आपके को कोई पीजी वाला है तो पीजी वाला भी अप्लाई कर सकता है 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, अब ग्रेजुएशन लेवल पे इन्हें बोला है कि भाई आपने 3 साल उस सब्जेक्ट की पढ़ाई की हो, टेक्निकल। ठीक है, याद रखना, अब बनी बात है, पढ़े नहीं होनी चाहिए, है ना। और बस इतना ही काफी था। अब यहाँ पर देखो, मास्टर डिग्री, भाई मैंने बताया ना, DEPR के लिए मास्टर डिग्री लगेगी भैया, है ना। और पता नहीं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और पता नहीं क्या क्या फालतू चीजें खूब सारी हैं जो आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये तो खैर अब आप खुद भी जानते हैं। या फिर आपने PGDM के, देखो और लगा है ना, और का मतलब ये है, और का मतलब ये कि या तो ये हो या तो ये हो, मास्टर डिग्री इन फाइनेंस, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, है ना। अब फाइनेंस में मतलब ये सब आता है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो, और इकोनॉमिक्स में मतलब ये इकोनॉमिक इकोनॉमिक इकोनॉमिक, इनमें से किसी से भी आपने किया है तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आपने फाइनेंस में किया है इनमें से किसी में तो आप भर सकते हैं, या आपने PGDM या MBA किया है स्पेशल इकोनॉमिक या फाइनेंस में तो भी आप इसे भर सकते हैं, समझिए ना, कुछ भी चल सकता है ना। अब देखो, A और C में बात कही गई है उसने कि वो पहला वाला और इस वाले में तो 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, ये बोला है। ठीक है, और ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं। और SC ST को तो भैया ऐसा है कि तीनों में जो है 50% लाने ही पड़ेंगे, है ना, उनको छूट मिल जाती है। और डिजायरेबल है, डिजायरेबल का मतलब कि अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और मैंने एमफिल के लिए बता ही दिया आपको कि क्या है ना, और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस या इकोनॉमिक, तो वे आप अप्लाई कर लोगे। और ये, अब यहाँ देखो दोस्तों, ये DSIM है, तो स्टैटिक्स वाला है मामला, है ना। तो या तो डिग्री हो आपके, मास्टर डिग्री हो स्टैटिस्टिक्स में, या मास्टर डिग्री हो आपके पास मैथमेटिक्स विद 55%, है ना, और लिखा है आप देख सकते हो। अब और है, या तो आपने स्टैटिस्टिक्स डिग्री किया हो इंडियन इंस्टीट्यूट्स, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से 55% के साथ। देखिए हर जगह 55 ही दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और करके लिखा है कि या तो आपने PG डिप्लोमा किया हो बिजनेस एनालिटिक में, ठीक है, तो भी, और वही 55% का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस इतना है और कुछ नहीं है, आप ये सब कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये लिख दिया कि MPhil PhD होगी तो अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन कितनी मिल जाएगी, है ना। MPhil वालों को यहाँ पे दिख रहा है लिमिट जो है वो 2 से एंड 4 ईयर रिस्पेक्टिवली, यानी MPhil, अगर इसमें MPhil किया है तो 2 साल की मिल जाएगी, और PhD किया अगर इससे तो 4 साल की छूट मिल जाएगी एज में। ठीक है, और SC ST वालों को आपको देख ही रहा है कि जब 55% बाकी जनरल से मांगा गया तो इनको 5% छूट दो भैया, 50% हो जाएगा, समझ गए। ऊपर वाले में भी आपने देखा होगा कि इसी तरह से था, है ना। इसमें भी वही था, 55% मांगा, तो मास्टर डिग्री में PGDBM इनमें से कुछ भी होगा तो 55% है, और SC ST के लिए छूट है 50% उनके लिए चाहिए,
चलो साहब, अब ये देखो, अब क्या होता है, कई जगह आपके जो मास्टर डिग्री है कहीं पर भी आप सेमेस्टर में देखोगे तो आजकल सीजीपीए, ओजीपीए, सीपीआई चलता है, यानी इस तरह से पॉइंटर लिखे रहते हैं। इनको इस तरह से मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, और जैसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो एक जो क्या कहना चाहिए क्राइटेरिया होता है कन्वर्जन का, एग्रीगेट का, है ना, मार्क्स का, तो ये यूनिवर्सिटी देता है कि हमने कौन से फॉर्मूले से ये किया है, तो वो फॉर्मूला आपको इनको वो मार्कशीट आपको वो जो है जो अंडरटेकिंग कि भाई इस फॉर्मूले के तहत हम इनके ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, क्योंकि परसेंटेज में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो वो सर्टिफिकेट आपको इनको दिखाना पड़ेगा, समझ गए। तो वो अपने हेडमास्टर से आपको जाके पूछना है, वो बता देंगे आपको। जैसे कि आप देखो 6.75 को ये समझेंगे 60%, 6.25 को ये 55% समझेंगे, 5.75 को ये 50% समझेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके डिग्री के भाई बहुत मायने रखता है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बताता हूँ। देखो, जनरल कैटेगरी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले भाई कितनी बारी पेपर दे सकते हैं आप? सिर्फ 6 बार पेपर दे सकते हो, 6 टाइम्स। 6 टाइम अगर आप दे सकते हो तो अब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, और अगर नहीं हुआ 6 बार तो आप अभी भर सकते हो, ठीक है। और यही SC ST और फिजिकली हैंडीकैप और OBC के लिए ऐसे कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे जितनी अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, है ना। बस उनके क्या कहते हैं, उसकी दिक्कत रहती है कि भाई एज क्राइटेरिया क्या है, तो खैर वो भी इनके लिए अच्छा खासा है। अब देखिए, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब स्कीम ऑफ सिलेक्शन बता रहा हूँ, मैंने बताया था ना, फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, फेज 2 में याद है ना पेपर 1 2 3 3 पेपर थे, है ना, और फिर आखिरी में इंटरव्यू जो कि 75 नंबर का होगा, वो आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर की बात कही गई दोस्तों की, जो पेपर 1 होगा इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, जो जनरल वाला था ना, ग्रेड बी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट जनरल, तो उसका जो फेज 1 है, यानी जो पेपर 1 है, उसके लिए ये सारे सेंटर है, तो आप इनमें से कुछ भी सेंटर चुन सकते हो। ये PDF में आपको दे दूंगा, आराम से देखते रहना, ठीक है। और वहीं फिर अब जब फेज 1 निकल जाएगा जनरल वाले का, तो फिर इसमें आना पड़ेगा। फेज 2 में जब आप जाओगे तो उसके लिए इतने सेंटर्स हैं, ठीक है। और वहीं जब आप सेंटर देखेंगे, अब ये तो हो गया जनरल का, खत्म हो गया हुआ है ना। अब दूसरे की बात करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, DEPR और DSIM, ठीक है। तो इसके जो पेपर 1 2 और 3 है ना, इसके सेंटर आपको इनमें से ही चुनने हैं, समझ गए। ये बस इतनी सी बात है। अब ये तो मैंने कहा था ना, पहले आओ पहले पाओ वाला वाला है, कि भाई जो पहले आएगा उसी को मिलेगा, ठीक है। और आपके जो सेंटर्स हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों के फेज 1 और फेज 2 के सेंटर्स एक जैसे भी हो सकते हैं, तो उसमें परेशान मत होना, ठीक है। और ये किसी बात की बोर्डिंग लॉजिंग कुछ नहीं देंगे ना, ट्रैवलिंग अलाउंस कुछ नहीं देंगे, तो परेशान भी मत होना, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया था कि फीस स्ट्रक्चर क्या 850 देने हैं जनरल, OBC, EWS को, स्टाफ को कुछ भी नहीं देना है, और SC ST PWD को 100 रुपये देने हैं, ठीक है। ये सारा कुछ, और ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको। अब अप्लाई कैसे करना है ये भी देख लो ध्यान से यहाँ पे, है ना भाई। देखो, एक ही एप्लीकेशन भरो, एडवाइस साफ साफ दे दी गई है, ठीक है। द एप्लीकेंट्स हु आर सबमिटिंग, अब जो मल्टीपल कर रहे हैं, शुड नोट दैट द ओनली लास्ट स्टेप कंप्लीटेड, ये नहीं कि रिजेक्ट कर देंगे मल्टीपल भरोगे तो। अब मान लो पहला कुछ भरा, बाद में आपने 2 भर दिए, आपको लगा कि ये भी भरना है, नई जानकारी थी आपको, भरना एक ही होता है, तो जो लास्ट में भरा ना, इसी ये क्या कहते हैं कंसिडर करेंगे, इसी के हिसाब से आपका पेपर ले लेंगे। तो ध्यान से मल्टीपल मत भर देना, मैंने पहले शुरू में बता दिया है, ठीक है। अब भाई देखो, कोई भी बंदा जो गवर्नमेंट सर्विस में है या इसमें है और पेपर देना चाहता तो उसे मालूम है ना, NOC लगती है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपके जो बॉस होते हैं ना उनसे आपको लेकर के आना होता है ना। ये क्या लिख रहा हूँ, बॉस जो होते हैं उनसे लेकर के आना होता है, ये वो देते हैं, ठीक है। चलो, ये भी आपने समझ लिया इस बात को। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि क्या क्या कैसा है, उसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये आपके काम की चीज नहीं है इतनी। ये सब बताया कि कुछ भी गलत चीजें इस्तेमाल करी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो धमकी नहीं होती है, बिल्कुल वही है जनरल इंस्ट्रक्शन, मतलब धमकी समझ जाओ, है ना। और लास्ट डेट आपको पता है 18 अप्रैल ही है। अब यहाँ पर देखिए, अब एडमिशन लेटर जो है आपका, जो कॉल लेटर आएगा, वो आपका 2 हफ्ते पहले आ जाएगा, ठीक है। यानी जब पेपर होना होगा ना, जैसे मान लीजिए पेपर 1 की जो भी डेट होगी उससे 2 हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और आप चिंता मत करो, ये मैं आपको पहले ही बता दूंगा। अब आपको यहाँ से अंदाजा लगा लो, अगर 18 अप्रैल है, ठीक है, तो 18 अप्रैल है तो मतलब समझ जाइए कि 2 हफ्ते पीछे जब जाएंगे आप, है ना, तो 4 अप्रैल के आसपास आ जाना चाहिए, है ना। 4 अप्रैल के पास पेपर, ये जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा। तो भाई थोड़ा सा वेबसाइट भी देखते रह सकते हो, और बाकी आपको परेशानी की जरूरत नहीं, जैसे ही आएगा मैं आपको खुद बताऊंगा, ठीक है। चलिए, और अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें साफ बोला कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर फेज 1, आप चाहे फेज 1 के लिए जाएं, आप चाहे फेज 2 के लिए जाएं एग्जामिनेशन के, रिक्वायर्ड क्या है कि वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब देखिए ध्यान रखिए, आपका जो नेम एडमिट कार्ड में लिखा है ना, एडमिट कार्ड में जो नाम लिखा है वही आपके ओरिजिनल ID में होना चाहिए। तो आपको क्या 3 चीजें लेकर के जानी है, मैं आपको बताता हूँ, हमेशा रखना है इसको। एक तो आपको एडमिट कार्ड रखना ही रखना है, ठीक है, नो डाउट। साथ में एक ओरिजिनल ID रखोगे आप, है ना, ओरिजिनल ID, और साथ में इसी ID की एक फोटो कॉपी, ठीक है।
एक फोटो कॉपी रखनी है आपको। ये 3 चीजें आपको अपने साथ लेकर के जाने हैं, चाहे आप फेज 1 देने जा रहे हो, चाहे आप फेज 2 के 1, 2, 3 ये 3 पेपर देने जा रहे हो, इन सब में रखना है। इन 3 के एडमिट कार्ड अलग अलग आएंगे, ये ध्यान रखना। आईडी तो वही रहेगी ना, यही चलेगी आपकी। फोटोकॉपी ये लोग जमा कर लेते हैं, तो फोटोकॉपी खूब सारी निकाल के रख लेना, एक साथ लेकर के चले जाना, बैग में रख लेना, जब जरूरत पड़े तो फिर निकाल ली। तो पेपर 1 में तो एक ही लेके जाना है, पेपर जब निकल जाएगा 1 फेज 1, दूसरे में जब जाओगे फेज 2 में तो 3 बार पेपर देना है आपको। तो फिर फोटोकॉपी 3-4 रख के रख लेना है ना, क्योंकि वहां हर बार आपको दिखाना पड़ेगा और हर बार फोटोकॉपी जमा हो जाएगी। चलिए साहब, तो ये तो मैंने आपको बता दी कुछ बात। फेज 2 एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल हैव टू कैरी 2-3, ये देखो मैंने कहा था ना 2-3 फोटोकॉपी आइडेंटिटी प्रूफ की लगेगी। फेज 1 में तो नहीं लगती है, उसमें तो एक ही में काम चल जाता है ना, उसमें एक ही। अब देखो फीमेल कैंडिडेट्स जिनका नाम भाई शादी के बाद चेंज हो जाता है, तो उन्हें जो है मैरिज सर्टिफिकेट और एफिडेविट आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है, याद रखेंगे, और उनकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है। जिनका सरनेम चेंज हो गया उनके लिए मैंने बताया। चलो अब आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे मेल आईडी और एसएमएस बिल्कुल, मतलब ये है कि मेल आईडी सही देना और नंबर भी बिल्कुल सही देना, क्योंकि इसी में से ही आपसे बात करेंगे, है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए और नीचे चलते हैं यहाँ पर, और ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। अब कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं बता दूं आपको। देखो मनी बात है, ये साइट पर जाना है, ये साइट दिख रही है आपको, इस पर जाओगे आप, न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले तो क्लिक करना है आपको, है ना। अप्लाई जैसे यहाँ जाओगे ना, तो ये कहाँ चला गया, एक ये इस तरह से ये लिखा मिलेगा आपको, है ना। ये जो है ना, ये सब ये लिखा मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, परेशान मत होना। आपको वहां जाते ही न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, ये सब देना है। इसी पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और सॉरी एक आईडी आ जाएगी, रजिस्टर आईडी आ जाएगी, और पासवर्ड आ जाएगा। इसको लेकर के अब वापस जाना और फिर लॉग इन करना, है ना। लॉग इन करोगे तो फिर आपके पास जो है फॉर्म खुल जाए, फिर उसको पूरा भरना है आपको। अब फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ याद रखिए, आपको स्कैन करने हैं अपने सिग्नेचर, अपने फोटो, है ना, अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इनको आपको करना है, ठीक है। अभी कितने कितने साइज के होंगे वो सारी बातें मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कौन सी इंक में रहेगा, देखिए भाई, फोटोग्राफ की इनने बात कही है, सिग्नेचर की बात कही, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये आपके रनिंग हैंड में रहेगा, है ना। कर्सिव राइटिंग जैसे लिखते हो वैसा, कैपिटल लेटर मत लिखने रखना, आपकी राइटिंग में ही रहेगा। लेफ्ट थंब जो है दोस्तों, देखिए व्हाइट पेपर पे आपको या तो ब्लैक से या तो ब्लू इंक से, है ना, अंगूठे का निशान लगाना है, या तो ब्लैक से या इंक से। लेकिन ध्यान रखो सिग्नेचर सिर्फ ब्लैक इंक से करना है, ब्लू से नहीं करोगे आप। फोटो आपकी 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर रहेगी, ये इसका साइज है, पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो, ठीक है। चलो मैं बता दूं, अब जिनके पास भाई लेफ्ट थंब नहीं है वो राइट थंब से काम चला सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। डिक्लेरेशन ये लिखा है ना, ये इसको आपको खुद को लिखना है और स्कैन करना है, पूरा लिखना है। यहाँ पे अपना नाम लिख देना, आय जो भी नाम है आपका, है ना। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल, ये पूरी लाइन यहाँ जितनी कर्सिव में लिखे ना यहाँ तक, ये ऐसे इतना लिख करके यहाँ पे अपना नाम लिख करके, ये मत लिख देना नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसको हटा देना है आपको, है ना। आपको अपना नाम लिखना है, आय जैसे सोनू कुमार, और फिर हियर बाय डिक्लेयर दैट यहाँ से कंटिन्यू कर देना, यहाँ तक लिखना है, ये डिक्लेरेशन हो गया, समझ गए। और रनिंग हैंड में ही लिखना है, और साइन भी कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं करते हैं, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखो प्रोसीजर अप्लाई कैसे करना है ये मैं बताता हूँ आपको। क्या करना है, जैसे आप साइट पे जाओगे ना, इस वाली साइट पे जैसे ही जाओगे तो अपॉर्चुनिटी में जाना, अपॉर्चुनिटी, है ना। देखो वैकेंसीज में जाना, वैकेंसीज में करंट वैकेंसीज, करंट वैकेंसीज में अपॉर्चुनिटीज, या हाँ ऐसे ही शायद, है ना, उल्टा भी हो सकता है ना, ये मैं उल्टा बोल रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज में जाओगे, करंट वैकेंसीज में या जो भी है ना, वहां पर जाना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी ना, परेशान मत हो, तो मैं लिंक दे रहा हूँ ना तुमको, तो बता रहा हूँ मैं, है ना। ये तो उल्टा सीधा होता ही रहता है, वहां पहुंच ही जाओगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें ऐसा यूआरएल मिलेगा, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स ग्रेड, ऐसा ये लिखा मिलेगा, इस पे बस क्लिक करना है आपको, समझ गए, है ना। हटा दूं नहीं तो बोलो कचड़ा हो गया सर यहाँ पे। चलिए ये आप समझ गए भैया, है ना। तो वहां पर जैसे जाओगे तो मैंने कहा था ना न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ये देखो न्यू रजिस्ट्रेशन पे, बस फिर वही जो मैंने आपको बताया वही सब कुछ करना है सेम। फिर जैसे ये हो जाएगा तो ईमेल, फिर लॉगिन करना जा करके, है ना। लॉगिन करने के बाद बस अपना सारा डाटा आपको भरना है, सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाना, है ना। पूरा का पूरा पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। माता पिता का नाम सब कुछ वैसा लिखना जो आपके 10th के मार्कशीट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी चेंज मत कर देना वहाँ पे, ठीक है। और जो मैंने बता दिया है, जिन लोग का चेंज हुआ है, जैसे लड़कियों का चेंज होता है शादी के बाद, तो उनका भाई अपने सर्टिफिकेट दिखाने, आधार कार्ड वगैरह जो भी है, मेरे सर्टिफिकेट तो उसमें लगा ही देना है खासतौर पे, ठीक है। फोटो सिग्नेचर वगैरह ये सब कुछ। अब फाइनल सबमिट फिर कर देना, फिर पेमेंट करना है फिर आपको अपने हिसाब से, है ना। अच्छा अभी मैं कोर्स बताने वाला हूँ आपको, है ना, कि कितना कितना क्या कोर्स है। तो मोड ऑफ पेमेंट इसको भी हटा देते हैं,
ये तो आप बहुत तरीके से कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आते हैं भाई, फोटो मालूम है ना, मुंडी टेढ़ी हो ना कुछ हो, ना चश्मा पहन लेना, ना आड़ी टेढ़ी मुंडी, दोनों कान बराबर दिखने चाहिए। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड आपको रखना ही रखना है, पिक्चर कलर में होनी चाहिए, इतना साइज होना चाहिए पासपोर्ट साइज। ठीक है, कोई भी शेडो वेडो ना, लाल आंखें नहीं दिख रही हो भाई, इतना पिक्सल होना चाहिए, देख लो ध्यान से, 200 से 300 230 पिक्सल। और साइज ये है कि 20 से 50 के बी, याद रखेंगे जो आपकी फोटो है उसका साइज जो है 20 से 50 के बी रहेगा। और दोस्तों अभी चिंता मत करो, अभी मैं बताने वाला हूँ आपको सिलेबस, है ना, कि क्या क्या सिलेबस है, तो बिल्कुल बने रहो अभी आखिरी में। और बताऊंगा मटेरियल कि क्या क्या चीज आपको पढ़नी, कहाँ से पढ़नी, कि आपके ये पेपर निकल जाए अच्छे वाले, मटेरियल बताने वाला आपको। तो 20 से 50 के बी का हो गया। अब लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात सुन ले ध्यान से। यहाँ पे जो आपका साइन है वो ब्लैक इंक में रहेगा, मैंने पहले बता दिया, लेकिन लेफ्ट थंब जो है वो ब्लैक और ब्लू दोनों में चल जाएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन आपका जो ब्लैक इंक में लिखना है, आपको इंग्लिश में ही लिखना है इसको, और किसी में मत लिख देना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो रहेगा। ठीक है, और जो लोग ब्लाइंड हैं वो लोग टाइप कराएंगे और फिर उसमें अंगूठा लगा देंगे। जो लोग ब्लाइंड है, जो लिख नहीं सकते, उनको अंगूठा लगा देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहिए, जो सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर की बात कर रहा हूं मैं, सिग्नेचर आपका जो रहेगा 10 से 20 केबी के बीच में रहेगा। थंब इंप्रेशन आपका 20 से 50 केबी के बीच में रहेगा। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो 50 से 100 बी के बीच में रहेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने जैसा कहा आपसे कि ये 20 से 50 केबी का हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, सिग्नेचर जो है 10 से 20 केबी का हो गया। और वहीं पे आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो 20 से 50 केबी का हो गया। और ये जो आपका डिक्लेरेशन साइज है ये आपका 50 से 100 केबी के बीच में हो गया, है ना। कि ठीक है, वो फोन वगैरह तो आते ही रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, इंश्योर दैट द साइज, अब ये बताया कि कहीं पे भी साइज नहीं बढ़ना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, सिग्नेचर 20 केबी से ऊपर ना जाए, थंब इंप्रेशन 50 केबी से ऊपर ना जाए, और जो आपका डिक्लेरेशन है वो 100 केबी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और ये सब जो है ना, ये सब जेपीजी फॉर्मेट में होगा, ये आपको ध्यान रखना। और ये कैसे होगा, एमएस पेंट में आप जाना, वहाँ पे सब हो जाता है, वहाँ पे क्रॉप भी हो जाता है, रिसाइज भी हो जाता है, जेपीजी में कन्वर्ट हो जाता है, सब हो जाता है। इनने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अभी तो देखो, अभी तो आपको और समझ में आएगी यहाँ पे चीजें। और फिर ये सब कुछ अपलोड कर देना, अलग अलग इनके लिंक दी हुई है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पे भैया कि क्या है इनके पैटर्न पूरा। तो अब आप सबसे पहले तो यहाँ पे देखो हेडिंग क्या लिखी है, सिलेक्शन, स्कीम ऑफ सिलेक्शन, सिलेबस फॉर ऑफिसर्स इन ग्रेड, दिख रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका पहला पेपर 1 होगा। तो पेपर 1 आपको मालूम है ना कब होना है, 28 मई को होना है। कितने नंबर का पेपर है ये, 200 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर है। और आपको 2 घंटे मिल रहे हैं साहब, 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट। और हैंडीकैप के लिए मालूम है ना, 20 मिनट एक्स्ट्रा मान लो हर घंटे। ठीक है, तो ये एक बात होगी। अब इसमें होना क्या है, पहले पेपर में तो जनरल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और आप चिंता मत करो, आपको दिक्कत है तो इंग्लिश लैंग्वेज तो मैंने पूरा कोर्स तैयार करके रखा ही है ना। और जनरल अवेयरनेस में भी आपको पूरा जो है साल भर का या महीने भर का देने की कोशिश करूंगा इस चैनल पे, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। जो सिर्फ आएगा उतनी ही बात करेंगे। तो मैंने कहा आपसे कि पहला पेपर आपका 200 नंबर का होगा, 2 घंटे तक होगा, तो उसको देना है। ठीक है, पहला पेपर आपको निकाल लेना है। ठीक है, चलिए, और ये हो गया। अभी इसके बाद, अब इसका जो फेज 2 है ना, अब भाई इसके बाद फेज 2 में आओगे तो फेज 2 में कितने पेपर होने थे, पेपर 1, देखो ध्यान से, पेपर 2 और पेपर 3 आपको दिख रहा है, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 3, ये कब है, ये फेज 2 है। अब इसमें पेपर 1 में आएगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ये याद रखना। मैं अभी जनरल की बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल है ना, ऑफिसर ग्रेड बी की, हम उसके पेपर 1 और पेपर फेज 1 फेज 2 की बात कर रहे हैं। अब फेज 2 में जब फेज 1 निकल जाएगा तो फेज 2 में पेपर 1 होगा, फेज 2 का पेपर 1 नहीं है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल। अब इसमें क्या क्या है वो ध्यान सुनेंगे। इसमें भैया आपका आधा जो है ना, 2 हिस्सों में बांट दिया इस पेपर को। आधा यानी 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जो टोटल टाइम है वो ध्यान सुन लें, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 90 मिनट मिल रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको 30 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये भी ध्यान रखना कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो याद रखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव है इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, और ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव है इसके 6 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। लेकिन 6 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 4 में से भी बता दूं आपको कि 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 15 मार्क्स के हैं, और 2 क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के हैं। तो ये कितना हो गया, 15 दूनी 30 और ये 20, ये हो गया 50 नंबर।
समझ गए, यानी डिस्क्रिप्टिव जो है 50% डिस्क्रिप्टिव तो 50 नंबर का भी है। ठीक है, याद रखना 6 क्वेश्चन है, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 2 15-15 के हैं और 2 10-10 के हैं, तो टोटल हो गए 50। ऐसे ही आपके ऑब्जेक्टिव दिख जाएंगे आपको, है ना। ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे, अब इसके कितने 30 क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, और ये भी 50 नंबर की है। समझ गए ना आप मेरी बात, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनने दो हिस्से में बांट दिए कि 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। तो जो 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको करने के लिए 30 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 30 ही रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और वही क्या कहना चाहिए आपको, डिस्क्रिप्टिव के लिए 90 मिनट मिलेगा, है ना। और क्वेश्चन टोटल 6 रहेंगे, 4 करने हैं, याद रखना, है ना। 15 2 करने हैं 15-15 वाले, 2 करने 10-10 वाले, तो इस तरह से हो जाता है 50 नंबर इसका। ठीक है, तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। टाइम 30 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए, 90 मिनट डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है, और क्वेश्चंस की भी मैंने आपको बता दी बाद में। ठीक है, तो ये पेपर 1 का मामला था। अभी इसका सिलेबस भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव है तो कैसे करना है वो सुन लो। आंसर आपको टाइप करने हैं कीबोर्ड के सहारे से। कैंडिडेट ऑप्शन टू टाइप द आंसर इन हिंदी, है ना, उसको ऑप्शन मिलेगा कि वो हिंदी में भी टाइप कर सकता है। मे टाइप विद द हेल्प ऑफ आइदर, या तो आप टाइप कर लो स्क्रिप्ट के द्वारा, या तो रेमिंगटन गेल कीबोर्ड जो लेआउट आता है उसके द्वारा भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, इंग्लिश में भी। ये डिस्क्रिप्टिव है, टोटली कीबोर्ड से लिखना है। तो जब ये पेपर 1 दोगे तो आधा डिस्क्रिप्टिव होगा कीबोर्ड पे और आधा ऑब्जेक्टिव, यानी टिक लगाना है। ठीक है, और मार्क्स आपने देख लिए। और टोटल जो टाइम है आप समझ गए होंगे, 30 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए, 90 मिनट डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो 120 मिनट, यानी 2 घंटे आपको मिल गए। पेपर 1 2 घंटे का होगा। और टोटल मार्क्स कितने हैं, 2 घंटे का पेपर है 100 नंबर के लिए। 2 घंटे में 30 मिनट जो है आपने देख लिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करोगे, और फिर 90 मिनट जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, जो 90 मिनट वाला ये भी 50 मार्क्स का है, और ये जो 30 मिनट वाला है ये भी आपका 50 मार्क्स का है, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। समझ गए हो गए अब आप मेरी बात। चलो, अब आते हैं भैया पेपर 2 में। इसमें क्या है भैया, ये राइटिंग स्किल है, इंग्लिश का ही है, और ये भी कीबोर्ड पे ही होगा। ठीक है, 90 मिनट मिल रहे हैं आपको, 3 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, 3 क्वेश्चंस हैं और 100 नंबर के हो गए। ठीक है, तो अब समझ गया ना, 90 मिनट है ये 1.5 घंटे चलेगा आपका। तो ठीक है, तो 2 घंटे दे दिया पेपर 1। ठीक है, फिर पेपर 2 दे दिया आपने कितना, 1.5 घंटे, ये 1.5 घंटे हो गया भैया। और फिर पेपर 3 होगा, ये फिर से 2 घंटे हो जाएगा। समझ गए, है ना, इस तरह से चलेगा काम भाई। तो अब ये भी 100 नंबर का है, 50-50 फिर से बांट दिया। देखो पेपर 2 को, पेपर 3 को फिर से बांट दिया 2 हिस्सों में, 50% का ऑब्जेक्टिव और 50% का डिस्क्रिप्टिव, है ना। और ये 120 मिनट टोटल, तो 120 मिनट मतलब फिर समझ जाओ 30 मिनट अलग, 90 मिनट अलग। समझ गए ना, है ना। और फिर से इसमें 30 क्वेश्चन ही हैं, और इसमें 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 4 ही करने हैं, वही 2-2 वाला मामला है। ठीक है, तो मतलब इनने बार बार कचरा ने लिख करके इसमें @ लिख दी। जो @ है ना, यही समझा रहा हूँ मैं आपको इतनी देर से कि कहाँ कहाँ कितना क्या है। समझ गए होगे आप सबके सब। तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव, आसान भाषा में ये समझ के चलो। क्वेश्चन मैंने बता दिया हालांकि कैसे क्या रहेंगे, एक बार इसको और सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आप पढ़ने से बच जाओगे, ये मेन है मुद्दा। तो क्या थोड़ा सा स्कीम पता रहना कि पेपर कैसा हो रहा है, तो आपको क्वालिफाई करने में ईजी हो जाता है। चलिए भाई, अब अब इंटरव्यू कैसे होगा वो ध्यान। इंटरव्यू जो है 75 नंबर का है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसका, है ना, ये ध्यान रखना। अभी हम फिर बात करेंगे कि इसके सिलेबस में जो जो चीजें हैं उसके बारे में क्या क्या है। ठीक है, और फिर बस थोड़ी देर में हम इसे खत्म करने वाले। अब देखिए, आपका जो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कैसे होगा, वो एग्रीगेट निकाला जाएगा, यानी कि एवरेज निकाला जाएगा कि उसने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में कितने मार्क्स लिए। अब ध्यान सुनना, ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो है ये फेज 2 के हैं, यानी कि इन्होंने फेज 1 को लिया ही नहीं क्या। हाँ, क्योंकि फेज 1 जो है दोस्तों वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं। मार्क्स जो जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे आपके फेज 2 में, जो आपने पेपर 1 दिया, पेपर 2 दिया, पेपर 3 दिया। ये जो ऊपर आप बात कर रहे थे ना इतनी देर में, ये पेपर 2, पेपर 1, 3 पेपर, ये इनके ही बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट तैयार होगी, है ना। इनके ही बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 1 के बेसिस पे कुछ नहीं होने वाला। फेज 1 जो हुआ था ना, फेज 1 उसको भूल जाओ, तो सिर्फ क्वालिफाइंग था। फेज 2 आपने जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 दिए, इसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 75 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो जब कॉल लेटर लेकर के और सब अपने पहुंचना है वहां पे। अच्छा, एक चीज याद रखना, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका इंटरव्यू से पहले, और इस बात के कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं, है ना। ये मतलब मेंटल टेस्ट है एक तरह का। और याद रखिए, इंटरव्यू के लिए आप जो है हिंदी में भी चुन सकते हैं और इंग्लिश में भी चुन सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हो। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये फेज 2 का सिलेबस की बात करेंगे हम ना। फेज 1 का तो देख लिया था आपने, वो नॉर्मल है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश वगैरह सब। फेज 2 में आपने देखा कि पूरा फाइनेंशियल और काफी इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ मामला था। तो फेज 1
फेज 2 में जो पेपर 1 था उसमें ये देखा था ना इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान सुनना और इसका मटेरियल भी बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है आपको। देखिए इसमें एक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है आपको, है ना, फिर इसमें मेजरमेंट है नेशनल इनकम पर कैपिटा, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, फिर इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, प्रायोरिटीज, रिकमेंडेशन, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, इंडियन मनी, फाइनेंशियल मार्केट लिंकेजेस, ये सब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, पब्लिक फाइनेंस, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब कुछ पढ़ना है। ये आता है इंडियन इकोनॉमी में, ग्रोथ डेवलपमेंट। तो एक टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक ये हो गया, ग्लोबलाइजेशन पढ़ लेना भैया थोड़ा सा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये सब पढ़ना पड़ता है इसमें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पढ़नी पड़ती है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में ओपनिंग, ये सब कुछ। सोशल स्ट्रक्चर, ये तीसरी, इन इंडिया कैसा है सोशल स्ट्रक्चर हमारा, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर, इंडियन पॉलिटिकल सेक्टर, ये सब पढ़ना है। अब इसके मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, तो ये रहा मटेरियल का भैया स्रोत, ये दिख रहा है आपको, ये रही बुक्स। इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है आपको उमा कपिला की, है ना, सीरीज ऑफ बुक्स इनकी। इंडियन इकोनॉमी मिश्रा और पूरी, ये तो पढ़ना ही चाहिए। इंडियन इकोनॉमी लेटेस्ट एडिशन पढ़ लेना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए देवराज रे की पढ़ लेना। सोशियोलॉजी के लिए सीएन शंकर राव की पढ़ लेना। पब्लिक फाइनेंस के लिए के एंडले एंड सुंदरमन पढ़ लिया आपने, ठीक है। ये सारी बुक के ये जो है लिस्ट है, ये यही पढ़ने हैं। नहीं भाई मिंट को फॉलो कर लो, बिजनेस लाइन को फॉलो कर लो, ये कह रहे हैं। आरबीआई की बुलेटिन देखते रहो, ईपीडब्ल्यू, इंडिया टुडे सुनते रहो, ठीक है, मैगजीन्स वगैरह। और सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पढ़ के जाना भैया, इनमें से क्वेश्चन बन जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जो आती है वो, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस बैंकिंग इन इंडिया आती है वो पढ़ लेना। आईएमएफ की जो एक रिपोर्ट आती है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये पढ़ लेना। और मटेरियल सोर्स्ड आरबीआई वेबसाइट जरूर है, उसमें बहुत सारे मटेरियल है, वहां पढ़ लेना। तो कुल मिला के जो किताबें मैंने बताई वो पढ़ लेना। ये होगी बात, ठीक है। अब पेपर 2 के लिए क्या भैया, इसके लिए कुछ भी नहीं दोस्तों, ये तो नॉर्मल इंग्लिश का टेस्ट है ना, डिस्क्रिप्टिव में देखने के लिए कि आपके एक्सप्रेशन आप समझ पाते हो, पढ़ लिखा हुआ समझ पाते हो कि नहीं, ठीक है। अब जो पेपर 3 था, जो जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का था, याद है ना, इसमें भी 50% के जो आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं और 50% का जो आपका डिस्क्रिप्टिव आने हैं। ये भी 50 नंबर का है, ये भी 50 नंबर का है, टोटल 100 नंबर का है, याद होगा आपको, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव है आपको इसके लिए 90 मिनट मिलते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें से करने 4 ही होते हैं। 4 में 2 जो होते हैं वो आपके 15-15 के वो रहेंगे, यानी 30 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए और 2 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के हो गए, इसलिए इस तरह से 50 हो जाते हैं। तो यही तो मैंने बताया था, 50 है डिस्क्रिप्टिव। तो उसको बांट दिए 90 मिनट और ये वाला 30 मिनट, ठीक है। 90-30 हो गए 120 मिनट, तो 2 घंटे मिलेंगे आपको इसके लिए। तो कहने का मतलब ये कि फेज 2 में जो पेपर 1 है और जो पेपर 3 है, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है 100-100 नंबर के ही हैं और दोनों के लिए 2 घंटे ही मिलते हैं। बस पेपर 2 इंग्लिश वाले के लिए 1.5 घंटा मिलता है, ठीक है। उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, मैंने बता ही दिया था आपके पेपर 2 में। अब पेपर 3 का जो जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ना है, उसमें आरबीआई की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, याद है ना, मैंने बताया था 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। और ये देखो, ये बैंकिंग सिस्टम से पढ़ लेना है, ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस 2007-2008, इंडियन रिस्पॉन्स, फिर फाइनेंशियल मार्केट पढ़ लेना, फिर जनरल टॉपिक्स पढ़ लेना, ऐसा रिस्क मैनेजमेंट, ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन, अल्टरनेट सोर्स, और ये यूनियन बजट पढ़ लेना पूरा का पूरा, इन्फ्लेशन डेफिनेशन, ट्रेंड्स, एस्टिमेट, सब कुछ। फिनटेक जितनी कंपनी है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, कहाँ कहाँ क्या हुआ है, ठीक है। अब इनके जो है भैया स्रोत है, कहाँ से पढ़ना है आपको। मिश्रा पूरी मैंने बताया था ना, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ये जरूरी है। प्रसन्ना चंद्रा की भी किताब बहुत अच्छी है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। और हिल एंड जैन की जो इंटरनेशनल बिजनेस है, ये भी पढ़ लेना। एनुअल रिपोर्ट ये तो पढ़ के जाना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी सब पढ़ के जाना पूरी की पूरी, ठीक है। चलिए ये स्रोत रहेंगे। अब ये देखो ABC और इसी का अभी पेपर 3 का चल रहा है। और ये मैनेजमेंट में जो पढ़ना है आपको, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें सब कुछ आ जाएगा, लीडरशिप कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, ट्रेड बिहेवियर, कंटिजेंसी, कैरिस्मेटिक, और ये पूरा जो एमबी जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगा, क्योंकि ये सब उसमें रहता है। और जो नहीं पढ़ रहे होंगे उससे उसे ही मालूम है। एथिक्स एट द वर्क प्लेस, कॉर्पोरेट, ये पूरा का पूरा देख लेना अच्छे से अपने हिसाब से। और ये मैनेजमेंट की किताबें ये है भैया, है ना, आप देख सकते हैं, इनने लिखी हुई है जो भी, ठीक है। चलिए साहब, अब बात करते हैं दोस्तों, ये दूसरा ग्रेड बी, डीईपीआर और डीएसआईएम। अभी हम बात कर रहे थे जनरल की, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें देखिए स्कीम ऑफ सिलेक्शन जो है इनका इस तरह से, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। पेपर 1 इकोनॉमिक्स पे है, ऑब्जेक्टिव टाइप, 120 मिनट, 2 घंटे मिलेंगे, 100 नंबर, ठीक है, 100 मार्क्स का है, 2 घंटे। और यहां पर आप देखोगे 3 घंटे भैया, है ना। तो डीईपीआर और डीएसआईएम, ये से मालूम है ना, मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है, मास्टर डिग्री चाहिए। उस वाले में अभी तक ग्रेजुएशन और पीजी से काम चल जाता था, इसमें तो मास्टर डिग्री चाहिए आपको, या तो इकोनॉमिक या फाइनेंस से या स्टैटिस्टिक्स से आपने किया ही हो, ठीक है। इसमें 3 चीजें होनी, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, है ना। इसमें इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव है वो पेपर 3 में, उसमें कहा था, उसमें पेपर 2 में था, ठीक है। वहां पे फेज 1 फेज 2 की बात चल रही थी, यहाँ पर फेज नहीं है, यहाँ पर सीधा ऐसा है, ठीक है। तो पेपर 1, पेपर 2, क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर, आंसर्स टू बी रिटन ऑन पेपर। अब इसमें क्या है ना, आपको पेपर पे लिखना है,
समझ गए? उसमें क्या था, टाइप करना था, इसमें पेपर पे लिखना है। इसका जो डिस्क्रिप्टिव है ये आपको पेपर पे करना है, इसमें कीबोर्ड में नहीं करना है। हाँ, लेकिन जो इसका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव है वो आपको कीबोर्ड में ही करना है। ठीक है दोस्तों, और ये 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, वही 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको पता है। ठीक है, 100 1.5 घंटा ही मिलता है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के रहेंगे, 180 मिनट का ये 100 मार्क्स, सब 100 मार्क्स के ही है यहाँ पे, तीनों पेपर ही। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। सेकंड वाला डिस्क्रिप्टिव है इकोनॉमिक का, तो इसको तो पेपर में लिखना है, क्वेश्चन जो रहेगा वो कंप्यूटर पे दिखेगा, आपको पेपर पे उसका आंसर लिखना है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपने भर दिया DEPR और DSIM, समझ गया? तो याद रखना, एक है DR जनरल वैकेंसी जो ऊपर आप पढ़ रहे थे, जिसमें फेज 1 है और फेज 2 है, और फेज 2 में उसके 3 पेपर आते हैं, 1 2 3, उसके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया। और एक वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट DEPR और DSIM। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीजें हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसमें फेज नहीं है। फेज आपको सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल वाले मिलते हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में, इसमें तो कम। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और इसका पेपर आपको मालूम है, ये जुलाई में और अगस्त में होगा। ठीक है, जुलाई में इसका पेपर 1 हो जाएगा, और पेपर 2 और 3 जो है ये इसके अगस्त में हो जाएंगे। यानी जुलाई में आपको ये जो पेपर 1 है ना, ये आप पेपर 1 यहाँ दोगे जुलाई में, और पेपर 2 और 3 इसके जो होंगे वो हो जाएंगे आपके अगस्त, 6 अगस्त को। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन मेंटेन करिए। और मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या अंतर है। कंपोजिट टाइम 120 मिनट मिलेगा, ये सब कुछ तो खैर मैंने आपको बता दिया ऊपर ही। चलिए साहब, और अब इसमें भी जो है सिलेबस आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 1 सेकंड रुकेंगे, 1 सेकंड, ये हमने अभी जो पढ़ा था, हाँ ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो अभी ये जो आप पढ़ रहे थे ना, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। ये जो आपने देखा, अब देखो इसमें भी आपको पता है, तो इस वैकेंसी मैंने एक चीज बोली थी आपसे कि इसमें भी आप या तो DEPR के लिए भर सकते हो या DSIM के लिए। तो या अगर अगर आपने DEPR के लिए भरा तो DE का मतलब इकोनॉमिक है, तो उसके लिए ये टेबल बना हुआ, और DSIM के लिए नीचे वाला टेबल है ना, नीचे वाला टेबल मतलब ये रहा। अगर किसी ने नीचे वाला भर दिया तो उसके लिए ये है वो टेबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वहां ऊपर वाले में इकोनॉमी लिखा था, यहाँ स्टेटिस्टिक्स है, तो ये है DSIM के लिए। ठीक है, तो उनके लिए भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, वही 300 नंबर का ही है सब कुछ। तो आपको पेपर में लिखना है, क्वेश्चन पेपर आपको सामने ही दिखेगा। समझ गए होंगे आप सभी के सभी, इसमें स्टेटिस्टिक्स की वाली बात है, उसमें इकोनॉमी की बात थी। ठीक है, चलिए। और बाकी अच्छा, इंग्लिश पेपर डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो आपको कीबोर्ड पे ही टाइप करना है ना, ये ध्यान रखना है। और पेपर तो आपको इसमें रिटर्न पे ही देना है, मतलब पेपर 1 ऑब्जेक्टिव हो गया, बात ही खत्म। डिस्क्रिप्टिव हो गया, क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर पे दिखेगा, लेकिन लिखोगे आप पेपर में, है ना। और इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव जो है वो कीबोर्ड पे टाइप करना। 90 मिनट मिलते हैं, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए भाई, और यहाँ पर मैनर ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अब ये DEPR और DSIM के लिए मैंने बता दिया, तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 ही होता है ना। अब डिपेंड करता है, DEPR है तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और DSIM है तो स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। बाकी सेम है, ऊपर और नीचे कुछ अलग नहीं है। ठीक है, 1 और 3 दोनों के लिए सेम है, बस बीच में अंतर पड़ जाता है ना। और प्री एग्जामिनेशन की सुविधा दी गई है भी, अगर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स को पहले से पेपर दे करके टेस्ट करना है तो वो फॉर्म भर के ले सकते हैं। ये फॉर्म है एप्लीकेशन का, ट्रेनिंग का, ये आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर डियर सर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना नाम और एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको दी, 29 पन्ने की पूरी PDF जो मैंने आपको समझाई, कहीं पे भी कुछ छोड़ा नहीं मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पूरी अच्छी लगी होगी, है ना। कहीं पर भी कोई डाउट रह जाए तो आप वहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपको पक्का जवाब दूंगा, और मैं देता ही हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका कोई भी अपडेट आएगा तो आप चिंता मत करो, सबसे पहले मैं ही इसे बनाऊंगा। तो आपको मालूम है कि आपको बेल आइकन प्रेस करके ही रखना है, ताकि आपको नोटिफाई मिलता रहे कि कब एडमिट कार्ड आए, कोई चेंज आया तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रखो। और दोस्तों, अगर आपके काम का नहीं हो तो दूसरे की मदद करो, है ना। बेरोजगारी यहाँ से हटाओ, इसकी जानकारी सब तक होनी चाहिए। कई लोग जानकारी नहीं होती है, फिर भी फॉर्म भर देते हैं और बाद में रिजेक्ट हो जाता है, पता नहीं होता। तो यही मुहिम चला रहा हूँ कि भाई कम से कम पूरी इन्फॉर्मेशन सही हो आपके फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, तो आपके लिए ये काम मैं कर रहा हूँ, तो आप परेशान मत हो, बस आप मुझसे जुड़े रहो बेल आइकन के साथ। ठीक है, तो आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहें और पेपर अच्छे से दें, पास करें, और मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।